जी सर, ये कुशीनगर पावन धर्म आज ये धरनी पटी कानन की ग्राम सभा में चौराहे पर आए और पिछड़ा मोर्चा के राज्य अध्यक्ष यहाँ आने का मेन उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की परिवर्तन यात्रा चल रही है और ये उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से होते हुए गुजर रही है। तो आज इसका पड़ाव यहाँ पर था। इसका जो मकसद है कि देश में जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी के लोगों की गिनती नहीं हो रही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार अपने को ओबीसी कहते हैं, लेकिन अभी जो जनगणना हुई पहला चरण, जिसको मकान सूचीकरण कहा जा रहा है, उसमें एससी एसटी का ऑप्शन है और अन्य का ऑप्शन है, मगर ओबीसी का कोई ऑप्शन नहीं है। जब ओबीसी का ऑप्शन नहीं है तो ओबीसी के कितने लोग कच्चे मकान में है, कितने पक्के में है, कितने के पास मकान नहीं है, या जो भी ऑप्शन उसमें सवाल पूछे गए हैं वो जानकारी सरकार के पास कैसे पहुंचेगी? और अगर वो जानकारी नहीं पहुंचेगी तो सरकार विकास की योजना कैसे बनाएगी? और विकास की योजना अगर ओबीसी की नहीं बनेगी तो ओबीसी का विकास नहीं होगा। तो ये ओबीसी के विकास को रोकने की साजिश है, इसलिए इसके विरोध में हम लोग ये अभियान चला रहे हैं और उसके तहत आज यहाँ पर आए हुए हैं। अभी ये बैनर पे लिखा हुआ है एमसीपी गारंटी कानून 9 एमएसपी। हाँ, क्या इसका मतलब ये है कि जैसे आप मोबाइल लिए हैं तो मोबाइल जिसने बनाया उसने उसकी कीमत निर्धारित किया, माइक जिसने बनाया उसने उसकी कीमत निर्धारित किया, गाड़ी जिसने बनाया उसने उसकी कीमत निर्धारित किया। मतलब किसान जो चीज खरीदता है वो जिसने बनाया उसकी कीमत के आधार पर खरीदता है। लेकिन किसान जो अनाज पैदा कर रहा है उसके लिए वो सरकार से कह रहा है कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप ये घोषित कर दो और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके आधार पर आप हमको गारंटी दो, हमारा जो हम पैदा करेंगे उसको आप खरीद लोगे। ये है एमएसपी गारंटी। तो इसमें किसान क्या गलत कह रहे हैं? लेकिन ये जो किसानों को सरकार बर्बाद करना चाहती है और इसलिए आश्वासन दिया था मोदी जी ने, जब दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा था तो मोदी जी ने आश्वासन दिया था कि हम एमएसपी गारंटी कानून लागू करेंगे, लेकिन आज तक लागू नहीं किया। तो ये किसानों के साथ धोखेबाजी है। किसान घाटे में जा रहा है और अगर किसान घाटे में जाएगा तो देश घाटे में जाएगा। ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। देखिए, ईवीएम का जो मामला है ये बड़ा गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये कहा कि केवल ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल लगाने का आदेश दिया और 24 अप्रैल 2017 को अमन मेश्राम जी ने केस जीतकर पेपर ट्रेल लगवाया ऑल इंडिया में। अब पेपर ट्रेल से कागज की पर्ची निकल रही है। तो हमारा ये कहना है कि जब देश के नागरिकों को ईवीएम पर शक है, वोटरों को शक है, तो जो कागज की पर्ची आप निकाल ही रहे हो, एक नया पैसे का ज्यादा खर्चा नहीं करना है, आप उसकी 100% गिनती करवा दो जहां कंप्लेन होती है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर आपको पर्ची की गिनती नहीं करवाना है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कर लो। दो में से एक काम तो करना पड़ेगा लोगों का विश्वास जीतने के लिए, पारदर्शिता लागू करने के लिए। चुनाव आयोग पारदर्शिता लागू नहीं करना चाहता है। इससे यह पता चलता है कि चुनाव आयोग ही ईवीएम घोटाले में शामिल है। आपके एक भाषण में कुशवाहा जी शुरू में जो भाषण कर रहे थे, वो भाषण में अपने भाषण में कह रहे थे एमपी एमएलए को सीधा करने की जरूरत है। इस पे आप क्या कहेंगे? अब वो क्या कह रहे थे वो तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। हमारा ये कहना, जो एमपी एमएलए ओबीसी एससी एसटी के चुनाव जीत कर जा रहे हैं, लगभग 148 के आसपास बैकवर्डों के एमपी हैं, तो अगर वो पार्लियामेंट में एकजुट होकर के बैकवर्डों की आवाज उठाएं तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। इसी प्रकार से 131 एमपी शेड्यूल कास्ट की जीत के और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व सीटों से जीत कर जाते हैं, उनके लिए तो रिजर्व ही सीट है। अगर वो आवाज उठाएं तो जो एससी एसटी के साथ अन्याय हो रहा है वो नहीं होगा। लेकिन ये लोग नहीं उठाते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र में आप सीधा कैसे कर सकते हो? जो लोग आपकी लड़ाई नहीं लड़ते हैं उनको आप चुनाव हरवा सकते हो और लड़ने वाले को जितवा सकते हो, ऐसे ही आप सीधा कर सकते हो। और लोकतंत्र में सीधा करने का यही तरीका है। लेकिन कहने की शैली कुछ और थी। मैं क्या कह रहा हूँ, लोकतंत्र में सीधा करने का जो तरीका है वोट का तरीका है। संविधान ने दिया है जनता को तरीका, लेकिन जनता नहीं, वो समझने का भी आपका अलग हो सकता उनका कहने का सही हो, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। आपके समझने के लिए बोलने वाला जिम्मेदार नहीं है। अपना जैसे कि जाति पर बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, जैसे एसटी ओबीसी पर शोषण हो रहा है जात के नाम।
लेकिन जात खत्म करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? आरक्षण खत्म करने की बात इसलिए हो रही है कि जो SC ST OBC के लोग आरक्षण की वजह से नौकरियों में और पदों पर गए हैं, उतना भी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जब शरद यादव ने पार्लियामेंट में पूछा कि कितने कितने कौन लोग हैं नौकरियों में, तो भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने लिख कर दिया 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की सर्विसेज में ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग हैं। अगर 79.2% वो लोग हैं, फिर भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब फिर भी उनको नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो फिर तो ये SC ST OBC के लोग 90% 85% है, उनको विचार करना चाहिए कि हम कैसे लोगों को चुनकर भेज रहे हैं कि वो हमारा ये 20%, हम 85-90 वाले 20% भी नहीं है, ये भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो सोचना चाहिए, हमारे लोगों को विचार करना चाहिए। ST और SC लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, लेकिन अभी OBC समाज अभी थोड़ा कम जागरूक है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जागरूक हो रहा है, इसलिए RSS को एक OBC के आदमी को प्रधानमंत्री बना के रखना पड़ा है। अगर ये डर नहीं होता कि OBC के लोग जागरूक हो रहे हैं, अगर ऐसा डर नहीं होता तो एक OBC के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर रखने का कोई कारण नहीं था। तो OBC के लोग, अभी जो हम जैसे लोग पसीना बहा रहे हैं, इसका कुछ तो असर हुआ है, और उस असर का नतीजा है कभी तमाम बैकवर्ड नेताओं को घुमाया जा रहा है मंत्री पद देकर। भले ही उनकी कोई नहीं सुन रहा हो, मगर घुमाया तो जा रहा है। इसलिए कभी कभी वो दुखी हो जाते हैं, जब उनकी उधर कोई नहीं सुनता तो मंच से रोने लगते हैं। तो मैंने कहा ऐसे रोने वालों को, भाई रोते क्यों हो? अगर मंत्री पद पाए हो तो समाधान करो। मंत्री तो समाधान करने के लिए आदमी बनता है, रोने के लिए तो बनता नहीं। बिल्कुल सर। SC और ST जो लोग हैं वो एकदम पक्का अम्बेडकराइट की तरफ रास्ते पे चलते हैं, लेकिन OBC के लोग अभी भी अम्बेडकराइट रास्ते से थोड़ा दूर है। इस पे आप क्या कहेंगे? कैसे उनके जागरूक करेंगे और कैसे वो देखिए, अम्बेडकराइट रास्ता जिसको आप कह रहे हैं, वो फूले साहू अम्बेडकर का एक मूवमेंट है, जिसको 1848 में ज्योतिबा फूले ने शुरू किया। बाद में उसको साहू महाराज ने बीच के दौर में आगे बढ़ाया, और फिर बाबा साहब अम्बेडकर को नेतृत्व दिया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा, और उस संविधान में सारे अधिकार लिखे। तो आज की जरूरत यह है कि जो हमारे हक अधिकार संविधान में लिखे गए हैं, वो हक अधिकार हमको चाहिए। उसके लिए हमें फूले साहू अम्बेडकर की जो विचारधारा है, उसके आधार पर हमको लड़ना चाहिए। लेकिन OBC के अंदर अभी ये जो फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा है, या जो संवैधानिक हमको हक अधिकार मिले हैं, उसके बारे में जानकारी का अभाव है। ये जानकारी हम लोग दूर धीरे धीरे देने में लगे हुए हैं, और जैसे जैसे ये जानकारी जा रही है, वैसे वैसे परिवर्तन आ रहा है।